हाँ भाई आ गए सब। जल्दी बताएं, आवाज़ क्लियर है बेटा? अच्छा भाई, तो मैं क्या बता रहा था कि आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात कि सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स इतना स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं कि जैसे बोहर ने परफेक्ट पोजीशन ऑफ शेल्स और इलेक्ट्रॉन बताई, वो मुमकिन ही नहीं। क्योंकि जब हाइजेनबर्ग ने डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाकर उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो एक इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पोजीशन आ रही थी। जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इतनी डिफरेंट पोजीशन आ रही थी कि वो एक शेल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सही प्रूव नहीं हो रहा था इससे। तो इन्होंने बेटा फिर से कोशिश की कि सर्टेन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को और पोजीशन को फाइंड किया जाए। तो बेटा एक ही पोजीशन पर डिफरेंट मोमेंटम आ रहे हैं, एक पोजीशन सर्टेन आ नहीं रही है। अगर मैं पोजीशन को सर्टेन कर रहा हूँ तो मोमेंटम इतना इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, अजीब सी। तो इसे इन्होंने अनसर्टेनिटी का नाम दिया कि यार सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं, उस तरह नहीं करते जिस तरह करना चाहिए पार्टिकल्स को। ठीक है, और फिर इन्होंने इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को बनाया, और इसको बनाकर जब कैलकुलेट किया तो पता चला कि जब एक चीज में अनसर्टेनिटी कम होगी तो दूसरी में बहुत ज्यादा होगी। ठीक है भाई, इसका मतलब ये बात करना ही बेकार है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन की सर्टेन पोजीशंस की बात करना बेकार है। इससे क्या समझ में आ रहा है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि दिस बिहेवियर कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन एज वेव रादर देन पार्टिकल। यार एक वक्त में इलेक्ट्रॉन की अगर इतनी सारी पोजीशन आ रही हैं, पार्टिकल फैल तो नहीं सकता, या फैल सकता है? नहीं ना, पार्टिकल तो नहीं फैल सकता। हाँ, लेकिन वेव जरूर फैल सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन की एक ही वक्त में हर जगह इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, हर जगह इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक वक्त में हर जगह इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो। ऐसे सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है, जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह। और बेटा वो जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा होगा, उस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेव्स जिस तरह से स्लिट से निकल के स्प्रेड हो रही हैं, बेटा ये एक और चीज है जो कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर कभी भी साबित नहीं कर सकती कि ये कैसा हो। तो बेटा डीब्रोगली एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज ऑफ डुअल नेचर। ठीक है भाई, कि ये पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। और बाद में ये प्रूव हुआ कि सबका ही ऐसा है। बेटा एक सेकंड रुकिए।
ठीक है बेटा, तो एज आई सेड के यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी जब स्लिट से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम स्लिट से निकल के जिस तरह से स्प्रेड होती है ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर कभी भी प्रूव नहीं कर सकती। ये भी सिर्फ और सिर्फ जब ही प्रूव हो सकता है जब हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की बजाय क्या कंसीडर करें, वेव कंसीडर करें। और देखो बेटा, बाद में तो ये स्टैब्लिश हुआ है कि हर मैटर की वेव नेचर होती है, वेव की मैटर नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। यानी अब हर चीज को ये माना जाता है कि उसकी डुअल नेचर है। ठीक है बेटा, पार्टिकल की वेव नेचर, वेव की पार्टिकल नेचर। इसका मतलब कि आपकी भी वेव नेचर है। ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब है कि आपकी भी वेव नेचर है। और इसी तरह से जैसे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट में न्यूटन कहता है कि भाई लाइट की पार्टिकल नेचर भी है। भाई लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है ये लाइट की पार्टिकल नेचर की तरह है, और जो रिफ्रैक्ट होती है वो वेव नेचर की तरह है। तो बेटा बाद में ये प्रूव हो रहा है, या बाद में प्रूफ तो खैर नहीं कह सकते, हाँ ये है कि ये चीज एस्टेब्लिश हो रही है कि सबकी ही डुअल नेचर है। और इसका मतलब आप भी पार्टिकल से बने हुए, लेकिन आपकी भी वेव नेचर होनी चाहिए। लेकिन आपकी वेव नेचर ना नोटिसेबल नहीं होगी। क्यों नोटिसेबल नहीं होगी? क्योंकि वेव फंक्शन एक चीज होती है, एक मैथमेटिकल टर्म है वेव फंक्शन, वो मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास जितना कम होता है वेव नेचर उतनी ज्यादा होती है, मास जितना ज्यादा होता है वेव नेचर उतनी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट है ना, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, जब भी उसकी वेव नेचर बहुत ज्यादा है। और हमारा क्योंकि मास ज्यादा है इसी वजह से बेटा वेव नेचर हमारी कम है। So it has now been established that every matter particle has an associated wave, but the wave function is inversely proportional to mass. Hence, wave nature can only be noticed in very light particles like electron. इलेक्ट्रॉन किस तरह की वेव है? स्टेशनरी वेव। बेटा स्टेशनरी वेव पता है आपको क्या होती है फिजिक्स में? जल्दी बताइएगा, व्हाट इज स्टेशनरी वेव? डायग्राम देख रहा हूं मैं, जरा एक मिनट रुकें। स्टेशनरी वेव की अगर निकल आए, ये स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। एक मिनट, बेटा ये ऐसी कुछ होती है स्टैंडिंग वेव, नजर आ रही है बेटा? जैसे आप दो रिजिड सपोर्ट के बीच में एक स्ट्रिंग को बांधे, जैसे गिटार का स्ट्रिंग होता है ना, गिटार का स्ट्रिंग दो रिजिड सपोर्ट से बांधा हुआ होता है। आप जैसे इसको प्लग करते हो तो जो वाइब्रेट करता है, तो उसमें भी जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, स्टेशनरी वेव्स होती हैं। अब बेटा जिस तरह गिटार की स्टेशनरी वेव्स होती है ना, बिल्कुल इसी तरह आप देखें स्टैंडिंग वेव्स में एक रीजन होता है हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट वाला, जिसे क्या कहते हैं, एंटी नोड। और रीजन्स ऑफ नो डिस्प्लेसमेंट वाले क्या कहलाते हैं, नोड्स। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, तो ऑब्वियसली बेटा स्टैंडिंग वेव है तो उसमें भी नोड एंटी नोड होने चाहिए।
अब हम ऐसे ही, जैसे आप फिजिक्स में स्टैंडिंग वेव्स के नोड और एंटी नोड कहते हो, बिल्कुल वैसे नहीं बोलेंगे हम। नोड कहाँ है? नोड क्या है? जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और एंटी नोड जहां पे ऑलमोस्ट नो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन के मिलने का ज्यादा चांस नोड पे होगा, एंटी नोड पे होगा? फिर हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन जो स्टैंडिंग वेव है, इलेक्ट्रॉन जो स्टैंडिंग वेव है, तो इलेक्ट्रॉन में नोड और एंटी नोड में नोड पे ज्यादा मिलने का चांस होगा या एंटी नोड पे? नोड पे होगा ना, क्योंकि नोड लीस्ट डिस्प्लेसमेंट वाले रीजन है और एंटी नोड मोस्ट रिप्लेसमेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नोड वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम गुजारेगा, एंटी नोड वो है जहां कम टाइम गुजारेगा। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने के इम्कान कहां पे ज्यादा होंगे बेटा? नोड्स पे ज्यादा होंगे। नाउ दीज नोड्स आर नाउ कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आप देखें ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जिस तरह मैंने ड्राइव करवाया है बेटा, बहुत लीस्ट लाइकली है कि ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट इस तरह से ड्राइव आपको करवाया जाता। पहले मैं खुद ऐसे ही बताता था, मैं अपनी बात कर देता हूँ। पहले मैं खुद यही कहता था, वही आसान सी बात कि भाई कंसिडर करो एक बिल्डिंग, बिल्डिंग शेल है, उसके अंदर फ्लोर है, सब शेल, उनके अंदर जो फ्लैट्स है वो। ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि बेटा नोड्स वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन्स के होने के इम्कान सबसे ज्यादा होंगे, और उन्हीं रीजन्स को नाम दे दिया गया स्टैंडिंग वेव्स में, जिन्हें नोड्स कहते हैं। यहां उन्हें क्या कहेंगे बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल की एक डेफिनेशन आप कहीं से भी सर्च कर लीजिएगा, आपको यही मिलेगी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन पेयर के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो वो जो डेफिनेशन ये वाली है, वो इस डिस्क्रिप्शन को जो मैंने दी है, बिल्कुल उस डिस्क्रिप्शन से सही तरह से मैच कर रही है। So it is strongly believed nowadays that it is useless to talk about certain positions of electrons. Rather, we consider probability density, according to where there is two types of regions outside the nucleus. The regions of maximum probability of having electron pair as nodes of standing waves are called atomic orbitals. The regions of zero probability of having electron pair as antinodes. So बेटे इसको आप पढ़ लें, यकीनन समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है ना भाई? ठीक है भाई, समझ में आ गया जो मैंने लिखा है? बेटा जल्दी से बता दें, समझ में आ गया आपको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उससे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट किस तरह से ड्राइव हुआ है? ठीक है बेटा, स्टैंडिंग वेव्स की जो पूरी बात बताई, सब कुछ बेटा जल्दी से बताइएगा। सब क्लियर है? क्लियर? बेटा किसी को कोई सवाल करना हो, बहुत हैरान कुन बात हो जाएगी कि ये सबको इतनी आसानी से समझ में आ जाए। बहुत बहुत बड़ी बात। सही सही। जैनब, जी जैनब बेटा।
इतनी रियलिस्टिक बच्ची है भाई, माशाल्लाह। सब बोल रहे हैं समझ में आ गया, फिर मैंने बोला हाँ भाई, हैरानी की बात है, बहुत रियलिस्टिक है भाई। समझ नहीं आया, बट जो पॉइंट्स आपने बताए थे वो याद कर लिए। वाह, सही सही। खैर हो गई बेटा। अब जो मैंने बातें बताई है ना जैनब, ये जो नोट्स हैं इनकी, एसएस तो ले लिए होंगे आपने, इसको पढ़ना अब जरा 2-3 दफा तो समझ में भी आएगा फिर। जो बातें मैंने की है ना वो हैं बहुत ऊपर की असल में। वरीशा बेटा, वीडियो क्यों चाहिए, कोई मसला? है भाई? अच्छा अच्छा भाई, इसके बाद जनरल अकाउंट ऑफ शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल है। ऑर्बिट, शेल्स, मतलब पहले हमें शेल ऑर्बिट की बात करनी है, फिर सब शेल ऑर्बिटल की। अच्छा देखो, एक वाली डिस्क्रिप्शन जो है ना, जो बहुत इजी है, एक्यूरेट नहीं है उतनी, लेकिन बहरहाल आपको इस लेवल पर जितना पता होना चाहिए या जो करना आना चाहिए वो आप उस डिस्क्रिप्शन से भी कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है वो डिस्क्रिप्शन भी मैं दूंगा इसी वजह से। और मैंने आपको बिल्कुल रियल कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ऑर्बिटल क्या होते हैं एंड सो ऑन। बहरहाल शेल्स, जो कि बोहर थ्योरी के मुताबिक क्या थे, न्यूक्लियस के बाहर मौजूद फिक्स्ड एनर्जी के सर्कुलर पाथ। तो ऑर्बिट क्या है? द सर्कुलर पाथ्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के एल एम एन। बेटा न्यूक्लियस के बाहर सबसे पहला शेल होता है के, सबसे कम एनर्जी वाला, फिर उसके बाद होता है एल, उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उसके बाद होता है एम, उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उसके बाद होता है एन, उससे ज्यादा एनर्जी वाला। तो ये के एल एम एन न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं ना, वो होता है। ठीक है। अब पहली बात इसमें है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल। अब एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? ठीक है बेटा, हर शेल में मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये क्या कहलाता है? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच शेल इज डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला 2n²। बेटा हर शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी को फाइंड किस फॉर्मूले से करते हैं? 2n², जिसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। बेटा वैसे तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हम पढ़ेंगे, अगला ही टॉपिक है इसके बाद। ठीक है। ये n नंबर ऑफ शेल है, के शेल पहला शेल है तो n इज इक्वल टू 1। तो 2n² में n की जगह जब 1 लगाएंगे तो 1², 1 × 2, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह बेटा एल शेल, सेकेंड शेल है, n इज इक्वल टू 2। तो 2n², n की जगह 2 लगा दोगे तो 2², 4, 4 टू द 8, 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। एन शेल तीसरा शेल है, n इज इक्वल टू 3। तो 2n², n की जगह 3 लगा दो, 3², 9, 9 × 2 18। तो बेटा एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एन शेल चौथा शेल है, n इज इक्वल टू 4। तो 2n² में n की जगह 4 लगा दो, 4², 16, 16 टू 32। तो बेटे एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिट या शेल, बोहर ने जिन्हें एनर्जी लेवल कहा था, आपको बताया कि ये न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड एनर्जी वाले सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। के एल एम एन से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और बेटे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल्स, कि भाई एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो के फॉर्मूला 2n² है। बेटा फॉर्मूला भी पूछा गया एमसीक्यूज में। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32। आज बेटा लेक्चर यहीं पे एंड कर देते हैं, काफी ज्यादा पढ़ाई हो गई आज मेरे ख्याल से। कल मैंने आपको बता दिया बेटा 11 बजे कल आपका लेक्चर होगा।
ठीक है, 11 बजे कल केमिस्ट्री की क्लास होगी इंशाल्लाह, 11 से 12:15 तक। ठीक है, कोई बात बेटा कुछ पूछना हो या कोई बात करनी हो तो कर लें। 1 मिनट बाद मैं एंड कर दूंगा लेक्चर। जी बेटा, ये न्यूज़ कंफर्म है, आपको मैंने ग्रुप पे भेजा भी था कुछ इंटेलेक्चुअल्स वाले। सेंट्रलाइज टेस्ट नहीं होगा इस साल। ठीक है बेटा, हर यूनिवर्सिटी अपना अलग टेस्ट लेगी, तो ऑप्शन ज़्यादा होंगे आपके पास सबके। ठीक है, और कोई सवाल? मुबारक हो मुर्तुजा बेटा, चैप्टर 3 के मैक्सिमम एमसीक्यूज हो गए आपके। कल बेटा चैप्टर ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फ़ायदा है ना बेटा, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। केएमडीसी का अलग टेस्ट होगा, डाउ का अलग, जेएसएमयू का अलग। बेटा मंडे से स्टार्ट होगी। टीचर जो दूसरे हैं उनके मसले कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, तो टीचर चेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह क्लास जो है वो दूसरे टीचर से बात हो गई है, मंडे से स्टार्ट होगी। जी बेटा रमीशा, सिर्फ आपका वो आया है क्वेश्चन मार्क, मतलब अक्सा। थर्मियोनिक इमिशन, बेटे थर्मियोनिक इमिशन बताया था ना मैंने आपको। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं ना फ्रॉम हीटेड कैथोड मेटल। बेटा कैथोड बनाया अब एक मेटल को ना, वो मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हैं, उसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, तो वो हीट अप हो गया, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलने लगते हैं, इमिट होने लगते हैं। इसे थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल। कल 11 बजे इंशाल्लाह क्लास होगी केमिस्ट्री की। अल्लाह हाफ़िज़।